नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए फिजिक्स पर एमसीक्यू करेंगे। टोटल 20 एमसीक्यू रहेंगे प्रकाशिकी से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है दकार्ते, न्यूटन, हाइगेंस या फिर आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या करता है, बंडलों के रूप में गति करता है और इन प्रकाश के ऊर्जा बंडलों को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं इन ऊर्जा बंडलों को। इसके अलावा दकार्ते ने क्या दिया था, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था सबसे पहले 1637 में। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम दकार्ते ने दिया, लेकिन बाद में न्यूटन ने भी इसे यही सिद्धांत दिया जिसका वास्तविक श्रेय न्यूटन को जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का वास्तविक श्रेय पूछा जाए तो न्यूटन को, और सबसे पहले किसने दिया था, तो दकार्ते ने 1637 में दिया था। इसके अलावा हाइगेंस, इसने प्रकाश का तरंग गति का सिद्धांत दिया था। क्या किया था, तरंग गति का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, जबकि न्यूटन और दकार्ते के अनुसार कण के रूप में गति करता है, और आइंस्टीन ने बताया कि ये ऊर्जा बंडलों के रूप में गति करता है। तो ये तीनों सिद्धांत हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री कोण पर रखे समतल दर्पणों के बीच में रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो देखिए, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अगर समतल दर्पण के संबंध में निकालना है, ठीक है, आमने सामने यदि समतल दर्पण रखे हों तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन आपको जितने डिग्री पर रखा हुआ है उस थीटा को रखना है। तो यहाँ पास 90 डिग्री लिख देते हैं, इसे 90 से डिवाइड करेंगे और इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 9 चौक 36, 4 में एक माइनस करेंगे तो 3 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, फोकस या फिर फोकस दूरी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा बोला क्या गया है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के ही जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, ये केंद्रित होकर कहाँ मिलेंगी, उसे क्या बोलेंगे, हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। जबकि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस क्या है, तो ये अगर गोली दर्पण है इस प्रकार से, तो इसकी एक गोली त्रिज्या होती है, ठीक है, तो और यहाँ पास एक फोकस होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। ये ध्रुव हो गया आपका और ये फोकस, इसके बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो ये अगर कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण जिस गोली लेंस का हिस्सा है ना, तो इसी की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जबकि यही जो बीचों बीच जाने वाली रेखा है इसी को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन है, अवतल लेंस के फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस स्थिति के लिए ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु फोकस पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो इसके लिए आपका वक्रता केंद्र पर होगा तभी ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा। जबकि ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो इनको याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। डायोप्टर क्या है, तो लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। तो एक डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन है 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मीटर होगी लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता, ये भी याद रखिए यहाँ पास, इसको तो याद रखेंगे, एक डायोप्टर मतलब 1 मीटर होगी उसकी लेंस की फोकस दूरी। लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। और चश्मा बनाने वाले क्या करते हैं, इसी डायोप्टर
और लेंस की फोकस दूरी का उपयोग करते हैं, लेंस की क्षमता का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन से दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या फिर अबिंदुकता। तो देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जरा दूरदर्शिता में क्या होती है कि ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। उम्र बढ़ने के दौरान ऐसा होता है। और अबिंदुकता में क्या होता है, आँखों की कॉर्निया में सममिति में कमी हो जाने के कारण इसमें क्या होता है कि यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सभी तो हो गए, लेकिन इनका निवारण क्या है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता, इसमें तो दोनों होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों दोष होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, द्विफोकल या फिर बाईफोकल लेंस इसको बोलेंगे, या फिर द्विफोकसी लेंस। ध्यान से सुनिए नाम को, ठीक है। तो इनका प्रयोग होता है जिससे इसका निवारण हो जाता है, ठीक है। द्विफोकल लेंस मतलब अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। उत्तल लेंस पढ़ने के लिए उपयोग होता है, जबकि अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को देखने में। और इसके बाद अबिंदुकता, इसमें क्या होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी संचरण माध्यम में जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हों तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश तरंगों की यह घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या फिर विवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। जब अर्थात ये समझ लीजिए कि वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर प्रकाश का फैलना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है, जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ठीक है, प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो क्या होता है, प्रकाश अपने अवयवों में विखंडित हो जाता है, मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसे ही हम बोलेंगे वर्ण विक्षेपण, अपने वर्णों में विभाजित हो जाना। जबकि व्यतिकरण क्या होगा, व्यतिकरण समान आवृत्ति पर जब 2 से अधिक कला संबद्ध मतलब इसको हम कला बोलते हैं। जब तरंग इस प्रकार से गति करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कला बोलेंगे। तो समान आवृत्ति की कला संबद्ध तरंगों के किसी बिंदु पर मिलने से, ठीक है, तरंगों के किसी बिंदु पर मिलने से क्या होता है, उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाएगा। इसी को बोलते हैं व्यतिकरण बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, व्यतिकरण बोलेंगे। इसी के कारण क्या होता है, साबुन के बुलबुले सीडी और जल की सतह पर जो है तेल, ये सभी क्या होते हैं, रंगीन हमें दिखाई देते हैं। जबकि वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना संभव हो पाता है। और प्रकीर्णन तो हो गया, प्रकीर्णन ये पूरी परिभाषा है इसकी। और विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन प्रकाश तरंगों के संचरण के माध्यम में, संचरण के मार्ग में प्रकाश तरंगदैर्ध्य की कोटि के अवरोध होने पर क्या होता है, जैसे यदि यहाँ पास क्या हो, प्रकाश की तरंगें ये गति कर रही हैं, इसके सामने ये कोई अवरोध आ गया और इस प्रकार से आती हुई कोई किरण क्या होगी, इसके किनारों पर मुड़कर ये इस प्रकार से गति करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के किरणों का क्या होता है, किनारों पर मुड़ जाना, किनारों पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन के कारण क्या होता है, किसी भी छोटे मोटे वस्तु की क्या होती है, किसी भी वस्तु की जो छाया बनती है, ठीक है, जो परछाई बनती है, वह उसके किनारों पर सुदृढ़ नहीं होती है, किनारों पर सुदृढ़ नहीं होती है। तो ये होता है विवर्तन का प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या फिर सघन माध्यम में अपने कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अब आपतन कोण है यहाँ पास, सॉरी क्या है यहाँ पास, आपतन कोण है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये तो बिल्कुल सही है, आवश्यक है ये शर्त। आप देखिए यहाँ पास ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्हीं में से कोई एक आवश्यक नहीं होगा।
इसलिए यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से जा रही हो, ये वाला आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल गलत कथन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जा रही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, क्या लाल, पीला, नीला या फिर हरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि पराबैंगनी दृश्य और औरक्त मतलब अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं और जो भी दृश्य प्रकाश है, इंफ्रारेड रेस है, इन सभी का जो तरंग दैर्ध्य दे दिया गया है ABC, तो इनके बीच सही संबंध कौन सा है। तो देखिए सबसे कम होगा पराबैंगनी का, उसके बाद दृश्य का, उसके बाद औरक्त का, मतलब ABC आपका करेक्ट आंसर है। A लेस देन B लेस देन C, मतलब समझ गए, यहाँ पास तरंग दैर्ध्यों का क्रम बताया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर ध्रुवण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है प्रकाश तरंगों के आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से या फिर वेग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। इसी से प्रकाश तरंगों के रंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, 1/3 होती है या फिर 1/4 होती है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा आधी होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है, F = 1/2c। तो इसका मतलब क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता +4.0D है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। +4.0D मतलब इसका क्या है, +4 डायोप्टर है। प्लस मतलब यहाँ पास क्या दर्शा रहा है, उत्तल लेंस को दर्शा रहा है। फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध है, तो F = 1/D, ये इसमें संबंध है, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर में। तो यहाँ पास फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, 1/4, इसका मतलब 0.25 और ये मीटर में आएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन भी यहाँ पास सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी, या फिर लास्ट ऑप्शन है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। तो ये तीनों को ही दर्शाता है, लेंस के संबंध में क्या करता है, तीनों को ही दर्शाता है। लेंस से वस्तु की दूरी को और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी, तीनों के बीच संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, अवतल दर्पण में अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण, अवतल या फिर उत्तल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है।